Good evening, everyone. So today's topic is string. So we are going to discuss about string today. तो strings होते क्या? Let's see with an example. अगर हम C language की बात करें, so we do not have a concept or a data type separately to store string values. Now let me define. Uh, this is a normal English word, right? And this is one character, this is second character, third character, fourth character, and together ये एक word बना रहे हैं, right? This is a word. Now अगर इस word को मुझे store करना हो किसी variable में, right? I want to store this word in a particular variable. How can I do that in C? Well, मुझे पता है कि कोई भी character type की value हो तो मुझे कैरेक्टर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट? उसको वैल्यूज असाइन करनी होगी. बट क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं ये नहीं कर सकता, राइट? क्यों? क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल सिर्फ एक ही कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करता है विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, राइट? अगर फिर भी मैं ये बिहेवियर डिक्लेयर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, let me print this. Let me say ch. Okay, और मैं कोड रन करता हूँ. Now you can see what is happening is that ये सिर्फ लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है. See, which is not what we actually wanted, right? हमें पूरा का पूरा वर्ड चाहिए था, तो कैरेक्टर से तो नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %s कर दूं तो नहीं, ये तो कुछ एरर सा दे रहा है और कुछ आउटपुट भी नहीं आ रहा, राइट? तो ऐसे नहीं कर सकते. नाउ अगर हम सिर्फ इस वर्ड को देखें, इस इंग्लिश वर्ड को देखें, तो हमें पता चल रहा है दिस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स joined together forming a single entity, forming a single word, right? नाउ मैं क्या करूँगा, अगर ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है तो क्या मैं इसको एक एरे की तरह लिख सकता हूँ, राइट? क्योंकि एरे भी तो सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है अपने अंदर, राइट? एरे भी तो सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर करता है, राइट? तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, इफ आई से W O R D, राइट? नाउ मैंने क्या किया, इस वर्ड को, जो मेरा वर्ड था, जो मेरा डेटा था, मैंने उसको सिंगल कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया और मैंने उसको एक कैरेक्टर टाइप के एरे में स्टोर कर दिया. ठीक है, ओके. अब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. ठीक है, क्या हम इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं? करके देखते हैं क्या आ रहा है. ये वर्ड तो आ रहा है पर ये लास्ट में क्या आ रहा है, राइट? दिस इज अनडिफाइंड. ये तो कुछ और ही चीज़ प्रिंट कर रहा है, गलत चीज़ प्रिंट कर रहा है, राइट? तो ऐसे तो नहीं होगा. क्या मैं इसको ऐसे प्रिंट कर दूं? ये तो प्रिंट ही नहीं हो रहा. तो अगर एरे के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है तो मैं फॉर लूप लगा के इसकी वैल्यूज को आउटपुट करवा सकता हूँ, राइट? तो फॉर लूप लगा लेते हैं. while let's say I, और ये बाहर डिफाइन करता है इक्वल 0,
and I should be less than what? The size of the array. यहाँ पे तो साइज दिया नहीं है बट हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 राइट. इट हैज़ टू गो टिल 4 लेस देन 4 राइट. और इसको क्या प्रिंट करना है? जो भी करेक्टर होगा राइट. चलो प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है. या बिकॉज हमें अभी तो प्रिंट करना था. लूप को रन करो तो मुझे वर्ड मिल रहा है राइट. दिस इज व्हाट आई वांटेड. नाउ स्ट्रिंग के केस में सी में एरेस के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. ठीक है. whenever we are declaring a string like this, okay, we are creating a character array and we want to store some kind of characters inside this particular array. तो termination के लिए how do the compiler know कि ये मेरी जो character array है इसकी length कितनी है. okay, in order to tell that, in order to tell this to the compiler, basically what we have to do is we need to enter a sentinel character. okay, this is known as sentinel character, also known as null character, right. तो ये null character compiler को बताता है कि हमारी जो array of characters थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई because this is the end. So uh, it's like the end, so it denotes the end basically of our character array. okay, ठीक है. तो internally C के अंदर स्ट्रिंग बनाने का ये एक तरीका है. ठीक है. आउटपुट करने का ये एक तरीका है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये तो बहुत ही लंबा हो गया. हमारे पास एक और तरीका है. ठीक है. स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का. कैसे? आप डेटा टाइप दो, एरे का नाम डिक्लेयर करो. ठीक है. नाउ यू जस्ट नीड टू मेंशन इनसाइड द डबल कोट्स योर स्ट्रिंग. ओके, यू कैन से हेलो वर्ल्ड. ठीक है. दैट्स इट. ऐसे कर सकते हो. ठीक है. नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, इफ आई वांट टू प्रिंट इट, लेट्स सी हम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं. तो जब भी हमें कोई कैरेक्टर को प्रिंट करना होता था, सो वी ऑलवेज यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %c. बट जब हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, देन वी यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %s. ओके. नाउ हमें आगे वेरिएबल का नाम लिखना है, बट द वेरिएबल नेम इज ch and it's a array type. We just need to mention ch, nothing else. okay, now let me run this और हमें दिखेगा hello world on the screen. now you can argue and you can say hey, you just said कि हमें null character बताना होता है compiler को. how do the compiler knowing in this case कि hello world कहाँ पे end हो रहा है. now जब हम इस टाइप से डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, इस टाइप से जब हम स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, एरे में, कैरेक्टर एरे में, then compiler automatically mentions a \0 at the end. okay, we don't need to mention it explicitly. compiler खुद से करता है. ठीक है. so that is there. now there is another way कि हम without using printf भी आउटपुट करवा सकते हैं. we just need to use this particular function puts. we just need to mention the variable name. that's it. okay, let me run this. see, okay, पिछले वाले का भी आउटपुट आ रहा है. so let me comment out that and now you can see, right. now यूजर से एंटर यूजर से वैल्यू ले सकते हैं क्या? let's see. यूजर से वैल्यू लेते हैं. ठीक है. now here हमें साइज बताना पड़ेगा. ठीक है. let's suppose मैं 30 साइज दे देता हूँ एंड अब यूजर को कहते हैं कि enter your name. okay,
एंड वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ का यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स से ओके वैल्यू चाहिए तो वैल्यू किस टाइप की होगी, परसेंटेज टाइप की होगी, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही एंटर करेंगे, नाम में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। स्टोर कहाँ करना चाहते हैं, यहाँ सी एच के अंदर, ठीक है, तो हम सी एच लिख देते हैं, ठीक, ओके। नाउ चलो प्रिंट भी करवा लेते हैं, लेट्स यूज puts फंक्शन ओनली एंड लेट्स आउटपुट द वैल्यू, ओके। लेट्स सी क्या होता है हमारे प्रोग्राम के साथ, ओके। इट इज आस्किंग टू एंटर द नेम, लेट मी एंटर द नेम, ओके, लेट मी हिट एंटर। सी ये तो सिर्फ रजत ही प्रिंट कर रहा है, वाई वेयर इज द स्पेस एंड द शर्मा, ये तो प्रिंट ही नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब हम scanf का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, ओके, तो scanf फंक्शन क्या करता है, जब उसको फर्स्ट वाइट स्पेस दिखती है ना, वो वहीं पे टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। तो उससे पीछे जितना भी उसने इनपुट रीड किया सिर्फ उसी को रखेगा एंड इट विल जस्ट स्टोर इट इनसाइड द वेरिएबल, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला एक अल्टरनेटिव तो है ये कि आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन टाइप की चीज़ बनाओ, ठीक है। इसको स्कैन सेट बोलते हैं बट दिखने में ये रेगुलर एक्सप्रेशंस की तरह लगता है। लेट मी मेंशन दिस, तो आपको परसेंट और एस के बीच में you have to mention the square brackets, inside that you have to mention this cap symbol and then you need to mention what, the delimiter, यहाँ पे हम दे रहे हैं स्लैश एन। इस लाइन का मतलब ये है, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि आप यूज़र से इनपुट तब तक लेते रहिए, ठीक है, जब तक आपको स्लैश एन ना दिखे, यानी कि जब तक यूज़र एंटर ना प्रेस कर दे तब तक इनपुट लेते रहो, ठीक है। और जो भी इनपुट एंटर देने से पहले यूज़र ने एंटर किया होगा, you just need to take that and put it inside the variable, that's it, okay। तो अब अगर हम इसको रन करें, ठीक है, now let me mention the name here, ठीक है, मैंने रजत लिखा, स्पेस लिखा, शर्मा लिखा, एंटर प्रेस नहीं किया, now I am going to press the enter, okay, let's write something else, is a great person, suppose, now I am pressing enter and see now it is printing the whole line, right। सो हमने scanf के बिहेवियर को चेंज किया by using this particular kind of, you can say, an argument, right। तो ये इसकी जो नॉर्मल बिहेवियर है, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर scanf का, उसको अल्टर करता है, ठीक है। अगर आपको ये सिंटेक्स मुश्किल लगे, if you don't want to use that, there is another way, you can also use gets, ठीक है। जैसे puts है वैसे ही gets है, ओके। gets क्या करता है, gets will take the input from the user, ठीक है। gets क्या करेगा, इनपुट लेगा यूजर से, कैसे लेगा, सो देयर इज अनदर वे जो कि scanf का अल्टरनेटिव हो सकता है, you just need to mention a function named as gets and inside that you just need to mention the variable name inside which you want to store uh, the string, right. In our case it is ch, so I'm just mentioning ch here. Now if you run the program, it is asking you enter your name, so let me say this is something else, you see it is taking the whole input, right. But there is a problem with gets, basically this is deprecated, okay। C11 के C11 में इसको हटा दिया गया, उसके बाद से now gets is not used anymore, okay। क्यों, because it is unsafe। why it is unsafe, because देखो यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ that you can store up to 29 characters inside this particular array, why 29,
because the last one will be reserved for the /0, the sentinel character, right? Now अगर मेरा इनपुट 30 करेक्टर से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो बेसिकली गेट्स क्या करेगा, जो भी आप उसके बाद इनपुट करोगे, ठीक है, वो इसको ओवरफ्लो कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसके बियॉन्ड मेमोरी में जो भी मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, बेशक वो किसी और प्रोग्राम, किसी और सॉफ्टवेयर ने ऑक्यूपाई किए हो, उस सॉफ्टवेयर का डेटा उसमें पड़ा हो, बट गेट्स फंक्शन विल स्टार्ट राइटिंग योर इनपुट वे बियॉन्ड योर बफर साइज। ओके, इसके आगे जो भी मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, it will start writing your input inside that, and it can lead to some drastic behaviors. It can lead to the crashes, right? because आप illegal तरीके से दूसरे की मेमोरी, दूसरे सॉफ्टवेयर की मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो, so gets is unsafe in that way, ठीक है। scanf भी अनसेफ हुआ उस वे में, बट देर इज अ वर्क अराउंड कि हम लिमिट कर सकते हैं इनपुट को, राइट। वी आर सेइंग कि जब एंटर हो जाए, इट इज ऑल्सो बेसिकली नॉट सेफ इन ऑर्डर टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। सो फॉर दैट हमारे पास एक सेफ मेथड होता है विच इज fgets, ठीक है। fgets क्या करता है? fgets बोलता है तुम मेरा यूज करो, बस तुम्हें मेंशन करना होगा कि तुम्हें स्ट्रिंग को कहाँ सेव करना है, उस वेरिएबल का नाम दे देना। उसके बाद मुझे साइज भी पता होना चाहिए, ठीक है, किसका? उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जिसमें तुम स्टोर करवाने वाले हो, ठीक है, अपनी वैल्यू। एंड एट द एंड मुझे बताओ कि इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से ही आ रहा है ना, यानी कीबोर्ड से ही आ रहा है, तो मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज सेफ, व्हाई? because it will always check the size of this particular variable and then keep your input till here। अगर तुम लंबा भी डालते हो तो वो इलीगल मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा, तो वो इलीगली किसी और की मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा। इट विल जस्ट स्टॉप टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। लेट्स गिव इट अ ट्राई। I am writing a sentence which should be very long, right? This is way beyond 30 characters, right? Let's press enter. So see, इसने सिर्फ उतनी ही वैल्यूज ली जितना मैंने साइज मेंशन किया था, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। सो दिस इज सेफ टू यूज, ठीक है। तो इनपुट ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। देर आर अदर मेथड्स लाइक गेट सी एच ई एज वेल, और हम एक एक करके वो भी देखते हैं। नाउ व्हाट इज गेट कैर? ओके, लेट्स सी व्हाट इज गेट कैर। लेट मी से it takes the input from the user but takes only one character at a time, ठीक है। तो अगर मैं int c लिखूं और यहाँ लिख दूं get char, okay, so this function will only get one single character from the user, save it inside this, ठीक है, okay, and you can try to output it, तो तुम्हें आउटपुट दिख जाएगा। printf का यूज करेंगे, okay, let me enter something, see, so it is only taking what? The first character, ठीक है। now you can say why you are mentioning int, why not char? So even if you mention char over here, ठीक है, and if you run your program, ठीक है, doesn't matter, it will still print that because internally character भी integer की तरह ही store होता है, right? So when it get any character from the user, it basically returns it in integer form. So that's why we would directly say storing it inside integer type of variable, okay. And when we want to print out, we are basically using the format specifier as character. So even if the variable is of integer type, automatically this %c will convert your character into the ASCII code, right? So basically this is sending you the ASCII value of that particular character, whatever you are entering from the keyboard.
ठीक है. Now let's see what is getch. Okay, getch function. Again, single character from the user. Okay, then mention something like this. Okay, so see, when I hit H, hit enter, it just take the input and just not even printed out anything, because getch do not echo, do not print anything on the output screen. Run it again and show you. Okay, see, it is not echoing anything, outputting anything. Okay, let me use getch. Let's see what will happen this time. Okay, let me see. Okay, so see, as soon as I hit G, it is outputting G as well. Let me do that again. Let me do that. As I hit Y, it is printing Y. See, okay. So this is how you take input from the user. Okay, and there were some other functions that you can use. Basically, getch, basically we use them inside the loops, and they have some particular use case, right? Whenever we are creating a program, some sort of like that, there might be a need where you just want to check what user is basically entering from the keyboard, what keys he is pressing. Okay, maybe you want him to restrict, not to register the uh, the characters that user is entering from the keyboard, which are basically you don't want inside your program to process. So you can check each and every character whatever user is typing, and then you can filter out what all you want to process and what not. So in that case, maybe you can use this getch, whatever. Okay, that's it. Now there are few string functions as well. So let's quickly see what those functions are. Now there is one important method, you can say function. So let me show you that. Now finding the length of a string. Okay. Now string की length find out करना. This is basically is very helpful in so many cases. ठीक है. Now सबसे पहले देखते हैं कि हमारा syntax क्या है. Okay. How do we find that? Okay. Now suppose मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दूँ, मैं बोलूँ कि मैं कुछ वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ कीबोर्ड से, कुछ स्ट्रिंग एंटर कर रहा हूँ, जस्ट नीड टू टेल मी कि उसकी लेंथ कितनी है. ठीक है. Now how will you determine that? So in that case you will first declare a data type of integer variable. ठीक है. Integer variable you will declare, maybe you can say length. Okay, and then you'll use a function. ठीक है. Function name is strlen. Okay, and inside that you'll mention your string. Okay, now here in this case let's just not uh, enter okay from the scanner, which is directly creating the string literal. Let's just create a string literal, let's say umbrella. Okay, now how do we find out the length? Is that you just need to mention the string length function, just mention the variable name, and that's it. Okay, you just need to print up, just say the length of the string is what? Length is an integer type, so we'll mention a specifier as %d, and then we'll mention what? The variable name, which is length in our case. Let's run this program and see if this runs or not.
Okay, so see, it is showing us that the length of the string is 8. Is it 8? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, it is. But now see what VS Code is telling us. It is saying the character array is of length 9. Why 9? Because string always terminate with null character, right? That's why 9. But the length of the word is, the string is 8. It is telling us correctly, right? Now there are various use cases where you actually need this. Okay, so this is important. Always remember, in order to calculate the length of a string, just mention this function. Inside the parenthesis, you will mention the variable name. That's it. Now the second method, which is kind of useful, is case conversion. You can convert your string to lowercase or uppercase. Okay. Now we have the string. Let's convert it into the lowercase. Okay. So how can we do that? Maybe we can directly do that inside the printer. We just need to mention that what we want to do. So we'll say so we'll say str lwr. Okay, okay, and then we'll mention what, the variable name. That's it. Now an important thing is that these functions are coming from basically a header file known as string.h. So always include that. Basically it was giving us this warning as well that you must include this, provide a declaration of string length. So that's why we just should mention string.h header file. Okay, let's run this program and see. Okay, let me comment out this. Let's run it now. Okay, I guess it is giving us this error. Let's just run it now. So see, it is converting everything into the lower cases. Let's do the opposite. Let's convert everything into the uppercase. Okay, so let's run it. See, everything is getting converted into uppercase. Okay. Now another thing, we have another function which is string concatenation. Okay, concatenation means joining two strings together. For example, we have first name and last name, right? So what we want is, we want to concatenate these two strings together. Let me give you a brief idea. How can we do that? Let me say I have this char and I'll say first, okay, name, and then I'll mention what? I'll mention the subscripts, and I'll mention what? The name. Let me say Rajat. Okay, same thing with the last name. Okay, I'll say Sharma. Now I want to concatenate these two. How can I do that? You can do something like this. You can say printf, again %s, and then strcat, and then you need to mention what? You need to mention first name, comma, last name. Okay, that's it.
So if I just run this, see, I am getting something like this. Can you see? It's coming from here. Let me run it again. See, it is concatenating both the strings together, right? Now, if you want, there are few of the important functions, and not only this, but there are a lot of functions inside this header file. So, if you go inside here, you'll find enormous number of um, basically useful functions. So you can check out how each one of them works. So go online, check how this str copy works. So when the name is suggesting that this is going to be used in order to copy one string to some other variable or some other right to some other variable, you can copy the value of some other, and this is string length. We have already seen string concatenation, string compare. You can compare two strings together, so like that. So just explore it, and that's all. This was the session on the strings. So if you have any doubts, just let me know. We'll discuss more about that, and let's keep this session till here. Thank you.